नमस्कार। गणित विषय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पिछली 2 कक्षाओं में विभाज्यता के नियमों को पढ़ चुके हैं, उनको समझने का हमने प्रयास किया। 1 से लेकर 10 तक के नियम जो है हमने समझे वो। इस कक्षा में हम उससे आगे के नियम समझने का प्रयास करते हैं। आगे करते हैं हम 11 से विभाज्यता। या अगर आपके पास ये जो संख्या है, अगर वो 11 से भाग हो जाती है तो आपकी कोई भी संख्या जो आप मान सकते हैं वो 11 से भाग हो जाएगी। अब इसमें थोड़ा सा मैं इस संख्या को बढ़ा लेता हूं। इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ये आपके पास सिर्फ 4 ही स्थान लिए हैं मैंने इसमें, तो और 1-2 स्थान में इसमें जोड़ देता हूं। मान लीजिए आपके पास इकाई का 1 है, दहाई का B है, सैकड़े का C है, हजार का D है। तो 10,000 का E ले लेते हैं और उसमें 1 अंक और जोड़ देते हैं, और लाख का जो है आपके पास F है मान लीजिए। तब क्या होगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 और ये लाख। ये हो गया आपके पास F, और उसके बाद 10,000 हो जाएगा आपके पास E, और ये आपके पास 1,000 D है और 100 C है, 10 B है और जमा में A। ये आपका जो है 11 से भाग होना चाहिए, ठीक है। तो ये किस स्थिति में जो आपका 11 से भाग हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा आपने समझने का प्रयास करना है। या तो आप इन सभी को जो है 11 से भाग करें, जो इसके अंदर आए हैं, जो कोफिशिएंट आए हैं ए बी सी डी ई के सभी, तो उसमें भी कर सकते हैं। और नहीं तो आप इसको जोड़ के तौर पे लिखिए। मैं इसमें भाग विधि का प्रयोग करने वाला हूं। मैं यहां पे भाग करूंगा 1,000 को, ये 1 लाख को 10,000, और ये हो गया आपके पास लाख, और इसको करते हैं 11 से भाग। तो 11 से भाग करेंगे तो 11 नी में 99 और 1 और 10 हो गया आपका, और ये 0 हो जाएगा। 1 और उतार लेते हैं, और फिर ये 11 नी में 99 फिर हो गया ये, और आपके पास रह गया है 1, और ये रह गया आपके पास 10, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा अपने समझना पड़ेगा। यहां पर मैं जो हूं, वैसे तो ये भाग हो गया पूरा, जो आपका शेष है वो 11 से छोटा है तो शेष यही रहेगा, लेकिन इसमें मैंने जो है 1 की लगा दी भाई, यहां पर लिख दिया 11। अब इसको घटाते हैं आप हमेशा, तो इसको घटाएंगे तो रह जाएगा आपके पास 1। यानी जो ये आपका जो 1 लाख आया है, इस 1 लाख को लिखेंगे आप 1 लाख 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ये आपका 1 लाख 1 और -1 लिखेंगे इसको आप, और ये जो 1 लाख 1 है ये 11 से पूरा भाग हो जाएगा। इसी प्रकार से जो आपका 10,000 है, ये आपका हो गया 10,000, इसको आप लिखेंगे 9,999 और जमा में 1 लिखेंगे इसको। इसी प्रकार से जो आपका 1,000 है, इसको लिखेंगे आप 1,001 और -1 लिखेंगे। और जो आपका 100 है, इसी प्रकार से भाग करना है आपने। जो 100 है आप उसको लिखेंगे 99 जमा में 1 लिखेंगे, और जो आपका 10 है उसको आप लिखेंगे 11 -1। ऐसा क्यों कर रहे हैं? नियम के लिए, ठीक है। आपको अगर ये समझ में आ जाएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा आपने विचार कर लेना है, आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। अब देखिए, जो ये संख्या है इसको किस प्रकार से लिखेंगे आप। इसको इस प्रकार से लिखेंगे। जो ये आपका 1 लाख है, इसको लिखेंगे आप 1 लाख 1 F और -F लिखेंगे, ठीक है। ये आपके पास हो गया 1 लाख। जो आपका 10,000 E है, इसको लिखेंगे 9,999 E जमा में E। ये आपका 10,000 E हो गया। अब ये आपके पास है 1,000 D, इसको लिखते हैं 1,001 D -D। उसके बाद लिखते हैं 100 C को लिखते हैं 99 C जमा में C, और इसी प्रकार से 10 B को लिखते हैं 11 B
माइनस बी और अब लिखते हैं ए। ये आपके पास जो मान है वो एग्जैक्ट वही होगा जो हमने संख्या में लिया है, यानी हमारे पास ये है, हालांकि इसको जोड़ घटा के रूप में लिखा गया है लेकिन संख्या वही है जो हमने पहले ली थी, और ये हमने करना है 11 से भाग। अब इसके अंदर जो ये भाग है इसमें 11 एक फैक्टर है, इसमें भी 11 एक फैक्टर है, इसमें 11 एक फैक्टर है, और इसमें भी 11 एक फैक्टर है, और इसमें भी 11 एक फैक्टर है। जिनके अंदर 11 एक फैक्टर है वो अलग से लिखते हैं। ये हो गया आपके पास 1,01,F और जमा में 9,999 E और जमा में 1,001 D जमा में 99 C और जमा में 11 B। ये हमारे पास वो है जिनके अंदर 11 एक फैक्टर है, यानी ये तो 11 से भाग हो ही जाएगा। शेष जो रहता है आपके पास वो क्या रहता है, शेष आपके पास रहता है माइनस एफ प्लस ई और माइनस डी प्लस सी माइनस बी और प्लस ए। और अगर आपका ये 11 से भाग हो जाता है तो आपकी जो दी गई संख्या है वो भी आपकी 11 से भाग हो जाएगी। अब ये क्या है आपके पास, ए आपके पास इकाई-अंक है, बी आपके पास दहाई-अंक, सी आपके पास सैकड़े का अंक है, और डी आपके पास 1000 का, और ये 10,000 का, और ये आपके पास लाख का। अगर आप पैटर्न देखें तो ये प्लस है, फिर माइनस हो गया, प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया। अगर आपके पास बड़ी संख्या भी है तो ये पैटर्न आपका जो है कंटिन्यू रहेगा, आगे प्लस का आएगा, फिर माइनस, प्लस, माइनस। अब ये कैसे अंक है, ये वो अंक है जो आपके अल्टरनेट पे आई है, इकाई का अंक, फिर उसके बाद दहाई का अंक, इकाई का अंक प्लस का है तो दहाई का अंक माइनस का है, ये माइनस का तो जो सैकड़े का अंक है वो दोबारा से प्लस हो गया, उसके बाद जो अगला अंक है वो माइनस हो गया, यानी और फिर ये जो है प्लस हो गया, फिर ये माइनस हो गया। यानी जो अल्टरनेट पे जो अंक आए हैं आपके, एक अंक छोड़ के उसके बाद जो अंक आए हैं वो आपस में क्या है, जो साइन है वो चेंज करके आए हैं। और अगर इसको आप लिखेंगे तो ये माइनस वाले तो आपस में जोड़ देंगे आप, और जो प्लस वाले हैं वो आपस में जोड़ देंगे। इसी को हम जो है एकांतर योग कहते हैं, एकांतर योग। और 11 के नियम को क्या करते हैं, अगर आपका जो एकांतर योग है अंकों का, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और ये चलता रहेगा, अगर अंकों का एकांतर योग अगर आपका वो 11 से भाग होता है तो आपकी जो दी गई संख्या है वो भी आपकी 11 से भाग हो जाएगी। ये हमारा है 11 से विभाज्यता। इसको आपने थोड़ा सा समय लगाना है और इसको समझने का प्रयास करना है। आगे करते हैं 12 से विभाज्यता। बारह से विभाज्यता, ये जो 12 है आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुणा 6। और 3 गुणा 4, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आपके पास जब 12 के 2 फैक्टर हमने कर लिए हैं जिनकी गुणा जो है 12 के बराबर आती है, 3 और 4, साथ के साथ में जो 3 है और जो 4 है ये दोनों के दोनों आपस में कैसे हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं, यानी अगर ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं, मान लीजिए कोई a है जो 3 से भाग होती हो और कोई a है अगर वो 4 से भी भाग होती हो, तो जो आपकी a है वो 12 से भाग हो जाएगी। ठीक, क्योंकि दोनों के दोनों सहअभाज्य हैं और दोनों का जो एलसीएम है 3 और 4 का एलसीएम है कितना हो जाएगा, वो 3 का और 4 का कितना हो जाएगा, 12। सहअभाज्य हैं इसलिए 12 हो जाएगा। इसलिए हम 12 की विभाज्यता में क्या करते हैं, देखते हैं कि जो संख्या है वो 3 से भी भाग होनी चाहिए आपकी, और जो संख्या है वो आपकी 4 से भाग हो, तब जो दी गई संख्या है आपकी वो 12 से भाग हो जाएगी। ये हमारे पास है 12 की विभाज्यता। उसके बाद करते हैं 13 से विभाज्यता। तेरह से विभाज्यता, अब संख्या को उसी प्रकार से लिखते हैं जिस प्रकार से हमने 7 के लिए लिखा था, 10b जमा में a। अब यहां पर जो है a इकाई का अंक है जरूर,
लेकिन जो b है वो यहाँ पर दायिकांक नहीं है, वो शेष संख्या को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर इकाई के अंक से अलग जो है आपकी वो शेष संख्या रहती है। अब करते हैं 13 से विभाज्यता। यदि आपका 10b जमा a 13 से भाग हो, और किस स्थिति में 13 से भाग हो जाएगा, अगर ये संख्या आपके पास 13 से भाग हो जाती है तो इसका जो 4 गुना है वो भी आपका 13 से भाग हो जाएगा, यानी 4 जो है 10b जमा में a, ये भी आपका 13 से भाग हो जाएगा, यानी 40b जमा में 4a, ये आपका जो है 13 से भाग हो। और 40b को क्या इस प्रकार से लिखा जा सकता है, 39b जमा में b और जमा में 4a और बटे 13। ये जो 39b है इसमें तो एक फैक्टर है 13, तो ये तो भाग हो जाएगा। शेष आपके पास क्या रहता है, b जमा में 4a। और अगर b जमा 4a अगर आपका 13 से भाग हो जाता है तो आपकी जो संख्या है वो 13 से भाग हो जाएगी। अब ये b जमा 4a क्या है, a है आपके पास इकाई का अंक और b है आपके पास शेष संख्या, यानी शेष संख्या में अगर आप इकाई के अंक का 4 गुना जोड़ देते हैं, शेष संख्या में आप इकाई के अंक का 4 गुना जोड़ देते हैं, अगर ये आपका 13 से भाग हो जाता है तो आपकी दी गई संख्या भी आपकी 13 से भाग हो जाएगी। इकाई के अंक का 4 गुना आपने क्या करना, शेष संख्या में जोड़ देना है। अगर वो आपका 13 से भाग हो जाता है तो जो दी गई संख्या है वो भी आपकी 13 से भाग हो जाएगी। आगे करते हैं 15 से विभाज्यता। और 15 की विभाज्यता में हम जिस प्रकार से 6 में जिस नियम का प्रयोग किया, 12 में जिस नियम का प्रयोग किया, उसी नियम का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। 15 से विभाज्यता, 15 नहीं भाई 13 14 रह गया। 14 से विभाज्यता, तो 14 को जो है आप 2 गुना 7 के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें दोनों के दोनों सह अभाज्य हैं। इसलिए कोई संख्या है जो 2 से भाग हो जाती है और साथ के साथ में 7 से भाग हो जाती है तो वो संख्या जो आपकी 14 से भाग हो जाएगी। उसके बाद करते हैं 15 से विभाज्यता। 15 से विभाज्यता में क्या करेंगे, जो 15 है आप उसको लिख सकते हैं 3 गुना 5 और दोनों के दोनों सह अभाज्य हैं आपके पास। यानी अगर कोई संख्या है जो 3 से भाग हो जाती है और 5 से भाग हो जाती है तो वो संख्या आपकी 15 से भी भाग हो जाएगी। तो ये हमने 1 से लेकर 15 तक की विभाज्यता के नियमों को पढ़ा। बहुत ही आसान है। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ है इस चीज की, बीजगणित की, आपको बिल्कुल आधारभूत सी समझ है बीजगणित की, तो बहुत ही आसान है आपके लिए विभाज्यता के नियमों को बनाना। ये हमने 15 तक के नियम करे हैं, आप किसी संख्या तक के भी नियम इसमें आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा बड़ी संख्या की विभाज्यता के नियमों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आमतौर पर यहीं तक आपका जो है काम चल जाता है। ये आपने पढ़ा 1 से 15 तक, और आशा करते हैं कि आप उनको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और जो बड़ी संख्याएं हैं उनके लिए विभाज्यता के नियमों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।